जब आप आए 2008 में मुंबई में, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुनी ये बातें कि जॉब मार्केट ऐसा था, ये था, आपने तो बिल्कुल एक्सपीरियंस किया, तो थोड़ा बताइए कैसा सीन था तब। तो मेरी जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट आई। तो आई वॉज ऑल्सो टोल्ड कि हैव 1 मंथ टाइम पीरियड, नया जॉब ढूंढ लो। एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपको जिस जॉब के लिए हायर किया जा रहा है, उस जॉब के लिए आप कितने रेडी हैं जब आपको हायर किया गया था। मुझे ये बताइए, लेन देन क्लब का एट प्रेजेंट जो एम्प्लॉय कल्चर, और थोड़ा अगर इसको ना आप थोड़ा एग्जांपल्स अगर दे सके कुछ सिचुएशन का, तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा बताइए कैसा कल्चर है। मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली है क्या ये लेन देन क्लब, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वी प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर लोन सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए अगर मैं बैंगलोर के सर्कल पे जाता हूँ तो उधर सीधे बोलते हैं, बॉस यू हैव टू डिसाइड बिटवीन बोथ ऑफ दीज, क्या तुमको बहुत सारा पैसा या फिर ये चाहिए या रिलेशन चाहिए, यू कैन नॉट डू बोथ ऑफ देम। मतलब करना ही पड़ेगा एज अ स्टार्टअप फाउंडर, आप ऐसा ही सोचते हो, राइट? 16,000 करोड़, जी हाँ, 16,000 करोड़ से ज़्यादा अगर लोन्स की ट्रांजैक्शन एक कंपनी कर चुकी है, उससे ज़्यादा के, और 2.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स अगर किन्हीं के हो चुके हैं, और 10 साल से ज़्यादा की लेगेसी अगर हो चुकी है, तो ऑब्वियसली छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी, काफ़ी बड़ी एंड धमाकेदार कंपनी होगी। और जितनी धमाकेदार ये कंपनी है, आज का कॉन्वर्जेशन भी उतना धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मैं इनके फाउंडर को ही आप सबके समक्ष लेके आ चुका हूँ। मतलब इनसे कोऑर्डिनेट किया, ऑब्वियस सी बात है कि समय की कमी सबके साथ होती है, वो भी बिजी रहते हैं, हम भी थोड़ा सा रहते हैं, बट फाइनली आज हम दोनों साथ में हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लाजवाब कॉन्वर्जेशन होगा, जिसमें अगर आप लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो पैसा कमाना चाहता है, किस तरह से हम पैसा कमा सकें, जो ये समझना चाहता है कि एक स्टार्टअप चालू करते वक्त माइंड में क्या क्या जाता है, किस तरह का चैलेंजेस आते हैं, एक बिजनेस ग्रो करना है, जीरो से हीरो बनना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा बहुत इंसाइट्स अबाउट कोर फाइनेंस चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए इनवाइट करते हैं भाविन जी। भाविन पटेल जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। सो लेन देन क्लब, जी हाँ, आप उनके फाउंडर रह चुके हैं, उस पर तो आएंगे, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपका सरनेम इज़ पटेल। सो आप गुजराती हुए? बिल्कुल। गुजरातियों की बात अलग रहती है, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ गुजराती और मारवाड़ीज़, इवन सिंधीज़ फॉर दैट मैटर, ये लोग कहीं से भी सोना निकाल लेते हैं, मिट्टी से भी सोना निकाल लेते हैं। मुझे ये चीज़ समझनी है, पहली चीज़, कि बिकॉज यू आर पटेल, गुजरात से हैं, तो अभी आप गुजरात से ही ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं और से ऑपरेट करते हैं? हम लोग मुंबई से ऑपरेट करते हैं अभी। मुंबई। यस। तो पहले मुझे ये चीज़ समझाइए, पटेल, मैं तो ये तो समझ गया कि आप हो गए गुजरात के, लेकिन आप आए मुंबई में। थोड़ा ये बताइए ट्रांजिशन कैसे हुआ, हाउ कम आप गुजरात से मुंबई, कैसे आपका सफ़र कैसा रहा, ये सो थोड़ा। एक्चुअली सफ़र में 3 स्टेज है। स्टार्टिंग का स्टेज था जब मैं अराउंड 3 साल का था। सो उस टाइम पे मेरी मम्मी की एज अ टीचर जॉब लगी। सो तब तक मेरा टाइम गुजरा था सेंट्रल गुजरात के अंदर, प्लेस कॉल खंबात। खंबा। जो मतलब ओकेश टाइप का प्लेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। या तो गुजरात के जो बाकी एरियाज़ है, या आप बिज़नेस की बातें करते हो, वहाँ पे बिजनेसेस उतने फ्लरिश नहीं होते हैं। फिर मम्मी को जॉब लगी तो मम्मी आ गई अंकलेश्वर, विच इज़ अ प्लेस इन साउथ गुजरात, और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था एशिया लेवल पे उस टाइम पे, जब हम वहाँ पे आए 89 में। सो बाकी की मेरी स्कूलिंग वगैरह सारी चीज़ें अंकलेश्वर में हुई। अप टू इंजीनियरिंग मैं अंकलेश्वर में ही था। ओके। जब मैं इंजीनियरिंग में था, मेरा पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग ये था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री के लिए अप्लाई किया था। आई गॉट द एडमिशन। बट जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर से स्पेशलाइजेशन चालू हुआ, थोड़ा मार्केट समझना चालू हुआ, तो रियलाइज़ ये हुआ कि यार ENTC की सीट्स भर्ती तो सबसे ऊपर है, बट जॉब मार्केट में जाओ तो सबसे नीचे रहती है। करेक्ट। तो इंडिया के अंदर तो इसके जॉब्स ही नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है कहाँ पे? तो अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इंडिया है। सब्सिक्वेंटली लगभग 65-70% ऑफ माई क्लासमेट्स वेंट आउट ऑफ इंडिया, बट मेरा व्यू बहुत क्लियर था कि भाई हम तो जानने वाले नहीं हैं। तो जब मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, तब तक ये सब चीज़ें समझ में आने लगी थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि क्या किया जाए आगे। और इंडिया में उस टाइम पे, दिस इज़ लाइक 2004, ओके। इंटरनेट उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, या उतनी चीज़ें आपको मिलती नहीं थी। आपके प्रोफेसर्स भी एक लिमिटेड नॉलेज आपको बता सकते थे। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था। फिर मैं एक दिन मेरे HOD के पास गया कि सर आप बताओ लाइफ में अभी आगे क्या करूँ मैं।
जॉब तो कर ही लेंगे, अभी इंजीनियरिंग करके भी कर लेंगे या कुछ और करके, बट शायद मुझे जो करना था वो तो दिख नहीं रहा है कि कैसे होगा। तो आई यूज़ टू कंडक्ट अवर फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल की स्पॉन्सरशिप लानी। किस तरह के फेस्टिवल्स मतलब? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में 2-3 टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। एक होता है आपका एनुअल फेस्टिवल, ओके। जो सिर्फ आपकी इंटरनल ऑडियंस के लिए होता है। फिर कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए होता है, जहाँ पे आप सेमिनार कंडक्ट कराते हो या तो प्रोजेक्ट के लिए गॉट लोगों इट। के प्रेजेंटेशंस जी। कराते हो। तो वो जो डिपार्टमेंट लेवल पे होते थे वो मैं कराता था, जो टेक्निकल फेस्टिवल्स होते थे। तो सर ने थोड़ा सोच के मुझे बोला कि यार तेरी पर्सनालिटी के साथ है ना, मार्केटिंग टाइप का एरिया ज़्यादा जाएगा, तो थोड़ा सोच के देख। तो फिर मैंने सोचा, 1-2 दिन में डिसाइड कर लिया कि भाई अच्छा चलो अभी आगे ऐसे ही बढ़ते हैं। एंड ही इज़ राइट कि मुझे ये करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि भाई कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने से या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइन करने से शायद इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा कि 2 लोगों से स्पॉन्सरशिप ले आओ, उनको कन्विंस करो, उनसे बात करो, 50 लोगों को मिलो, लोगों को एड्रेस करो स्टेज पे जाके। तो देन आई थॉट कि प्रॉब्ली आई शुड गो फॉर MBA ऑन द मार्केटिंग साइड। तो उसकी देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंड एग्ज़ाम दे के फिर आई गॉट एडमिशन इनटू किर्लोस्कर। तो वहाँ से मैं गया कर्नाटक में, 2 साल वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। वहाँ से मेरी फर्स्ट जॉब फिर मुंबई में लगी। सो दैट इज़ हाउ ये फर्स्ट जॉब ट्रांजिशन आपके कौन सी ईयर में लगी होगी? ये 2008। 2008। यस। 2008 के तो काफ़ी दुखद यादें रहती हैं, मतलब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर इधर कैसा सिनेरियो कैसा था जब आप आए 2008 में मुंबई में? जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुनी है बातें कि जॉब मार्केट ऐसा था, ये था, आपने तो बिल्कुल Right. एक्सपीरियंस किया, तो थोड़ा बताइए कैसा सीन था बिल्कुल। तब? सो हम लोग मैं जब सेकेंड ईयर में था, हमारा जब प्लेसमेंट चालू हुआ, तब ये क्राइसिस थोड़ी सी सरफेस पे आना चालू हुई थी। दिस वाज लाइक लेट 2007 या Okay. जनवरी 2008 की बात है। तो आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट भी सडनली Correct. जनवरी के आसपास Correct. क्रैश होना चालू हुआ, और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और तब तक मतलब लाइफ की सच्चाई हमें थोड़ी ना पता थी, हम तो स्टूडेंट्स थे तब तक। तो आप तो ऐसे ही सोचोगे कि यार हाँ मतलब कुछ हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसकी इम्पैक्ट आ सकती है, बट जब तक आप सच्चाई पे नहीं आते पता नहीं चलता है। तो जॉब ज्वाइन की तब तो सब चीज़ें ठीक ही चल रही थी, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हो गया, एंड देन आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी विच वाज इनटू सिक्योराइजेशन मॉडलिंग। ओके, अगेन फाइनेंस ही है ये तो। फाइनेंस ही था, उसके ओह। ऊपर भी थोड़ी इम्पैक्ट आनी चालू हुई। एंड काफ़ी साइक्लिकल इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ में भी उसकी देखने के लिए मिली हमें उस टाइम पे। सो मुझे एक बात बताइए, उस समय पे आप फिर मतलब तब तो मैंने ये सुना है कि जॉब मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो डिड यू फेस एनी सच काइंड ऑफ चैलेंजेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उस टाइम पे मैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहा था, द आइडिया ये था कि उस कंपनी को इंडिया के अंदर एक मार्केट एस्टेब्लिश करना था। ठीक है। सो आई वाज टेकिंग केयर ऑफ बाहर की कंपनी थी? नहीं, इंडिया की ही थी। इंडिया की एक थी, बट छोटी उसको 18-20 लोगों की कंपनी थी जो ठीक है। KPO का काम ऑलरेडी कर रही थी। ओके। अब उसको इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट बना के लॉन्च अच्छा, करने थे और ठीक आगे है। बिजनेस बढ़ाना था। ठीक वेरी है। एम्बिशियस प्रोजेक्ट एंड वेरी गुड फाउंडर, गुड कंपनी, एनवायरनमेंट एंड ऑल। बट अब जब इम्पैक्ट आती है रेवेन्यू जनरेशन पे, इम्पैक्ट आती है, अब हमारा काम जो रेवेन्यू जनरेशन का पॉइंट था वो सीधा का सीधा KPO वर्क से रिलेटेड था, विच वाज डिपेंडेंट ऑन दी US और अदर वेस्टर्न मार्केट्स। तो अब वहाँ पे इम्पैक्ट आना चालू हुई, तो ऑब्वियस है आपके जो नए प्रोजेक्ट्स जो होंगे आप उसके ऊपर कॉस्ट कटिंग चालू करोगे, या तो सोचना चालू करोगे कि यार ये रखूँ या ना रखूँ। तो मेरी जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट आई। तो आई वॉज ऑल्सो टोल्ड कि यू हैव 1 मंथ टाइम पीरियड, नया जॉब ढूंढ लो। तो एक तो पहली बार हो रहा था मेरे फैमिली में, मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी को ऐसे होता हुआ देखा नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो हुआ क्या कि उस दिन जब मैं मॉर्निंग में गया तो मेरे लैपटॉप को एडमिन के बंदे ने मांगा कि भाई उसमें कुछ डेटा वेटा है, मैं थोड़ा बैकअप ले लेता हूँ वगैरह। तो मुझे थोड़ा फिशी फील हुआ क्योंकि न्यूज़ वगैरह में तो हम पढ़ रहे थे। तो मैंने मेरे रूममेट को मैसेज किया, वी वर बैचलर्स दैट टाइम। तो मैंने मैसेज किया, भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ और मुझे लग रहा है आई एम बीइंग लेड ऑफ। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक नई चीज़ हो रही है तो खुश हो रहे हो जी या जी आपको जी। दुखी होना चाहिए। बट लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द डे वो कॉन्वर्जेसन हुआ एंड देन आई वाज गिवन 1 मंथ टाइम पीरियड। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब लाइफ की सच्चाई है, एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, लाइक रोज़ के 100 एप्लीकेशन करो। रोज़ के 100? 100? हाँ बिल्कुल। ओके। बट माहौल ऐसा था, ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस थी, इंडिया लेवल पे विजिबिलिटी नहीं आ रही थी कि आगे क्या होगा। तो एवरीबडी वाज लाइक कि यार ये पूरा साल निकलने दो,
तब तक हायरिंग वगैरह फ्रीज करके रखो, जो हाई कॉस्ट रिसोर्स है उसको निकालते जाओ, कॉस्ट कटिंग करो एंड ऑल। तो कहीं पे होप्स नहीं दिख रही थी। अल्टीमेटली शायद नसीब थोड़ा सा ठीक आ रहा था। तो बिफोर 1 मंथ गेट्स ओवर आई हैड अ कॉन्वर्जेसन विथ माई मैनेजर। तो उन्होंने पूछा कि भी जॉब वॉब मिली नहीं मिली। मैं बोला यार देखो मिल तो नहीं रही, और आपको भी पता है कुछ होने वाला नहीं है अभी के लिए। तो ही सेड कि क्या तुम हाफ सैलरी पे काम करोगे? तो आई थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आई सेड कि ठीक है, कर लेंगे, वैसे भी नहीं है, और आई नो व्हाट वर्क टू बी डन एंड आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ। सब्सिक्वेंटली देखेंगे क्या होता है वगैरह। एंड आई डेडिकेटेडली आई स्टॉप फोकसिंग ऑन गेटिंग अ न्यू जॉब एंड ऑल। मैंने बहुत शिद्दत के साथ अगले 6-7 महीना काम किया, आधी सैलरी पे? आधी सैलरी पे। वी गॉट ब्रेक थ्रू एंड आई वॉज ओह, पुट बैक ऑन द नॉर्मल सैलरी। वाह वाह। मैं उसके बाद मैंने नई जॉब सर्च करना चालू किया। इवेंचुअली आई एंडेड अप स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। बट उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मैं ओरिजिनल सैलरी पे आया हूँ तो मेरे लिए अचीवमेंट हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। तब तक मैं अपने आप को प्रूव करूँगा एंड देन आई लिव। सो भाविन जी, आई नो, बिकॉज जब एक एक्सपीरियंस इंसान बैठता है तो मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते हैं, और आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन। तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला उन लोगों के लिए जो आज के समय पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका या तो जॉब चले जाता है या तो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब फाइंड करने में। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। पहला, ये आपको क्या लग रहा है मार्केट में, स्पेसिफिकली इंडिया में ना आए दिन लोग बात करते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, यंगस्टर्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। कॉलेज कर लिया है, एमबीए भी कर लिया है, उसके बाद अगर आपने एक फैक्ट देखा होगा तो हाल फिलहाल में राजस्थान में एक पियोन की पोस्ट के लिए 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और स्ट्रेंज पार्ट है 3500 पीएचडी होल्डर्स ने उसके लिए अप्लाई किया था। 55,000 तो इंजीनियर्स ने, क्वालिफाइड इंजीनियर्स। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, पहला, ये 2008 का तो समझ में आता है जब आपने ज्वाइन किया था, क्योंकि विदेशी एक इम्पैक्ट पड़ा था और हर जगह कैस्केडिंग इफेक्ट था, तभी आपने शायद कहा 100 एप्लीकेशन आप डाल रहे थे तो भी शायद इतना वो नहीं। आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, पहले ये बताइए। सो ओके, 2 प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आए। एक तो कि जो ये फेस कर रहा है उसको कैसे सोचना चाहिए, करेक्ट, एंड सेकंड इज़ कि क्यों इतने एप्लीकेशन आ रही है या पीएचडी एग्जैक्टली का बंदा अप्लाई कर रहा है, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। सो पहले का आंसर तो यही है, सी यू हैव टू लर्न इट योर वे। अब जैसे मेरे सामने जब ये सिचुएशन खड़ी हो गई थी तो बेसिक मैथ्स बताता हूँ। आई हैड लेट्स से 100 रुपये का सैलरी उस टाइम पे। उसमें से मेरे घर के खर्चे होते थे 50 रुपया के आसपास। बाकी के आपके जीने के खर्चे होते हैं, 50 रुपया ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं, आप घूमने जाते हो, वो सब में चले जाते थे। अब जैसे आधी सैलरी का ऑफ़र आया, इट इज़ लाइक यू कैन जस्ट स्टे देयर, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। सो आई इमीडिएटली स्पोक टू माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैं रहता था। वो सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ही थे। दे ऑल्सो अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। हम जो घर में रहते थे 2 BHK का काफ़ी बड़ा अंधेरी में घर हुआ करता था, काफ़ी बड़े रेंट को पे करते थे। मेरे साथ साथ उन्होंने भी सोचा कि भाई चलो सब साथ में मिलके थोड़े सस्ते घर में चले जाते। तो वी 3 वेर स्टेइंग इन 2 BHK हाउस, वी शिफ्टेड टू 1 BHK हाउस। तो एक तो कॉस्ट वहाँ पे रिड्यूस हो गई, उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और हमने सॉर्ट करनी चालू करी। तो अल्टीमेटली सी पॉइंट इज़ हाउ स्टेबल यू आर व्हेन यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज। अब मेरी जगह पे कोई और बंदा होता, पैनिक हो जाता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके जॉब चले गए तो मुंबई छोड़ के वापस होम टाउन चले गए, घर चले गए। शायद वहाँ पे जाके अच्छा ही किया होगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट देर वॉज सिमिलर सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो। जबकि मेरा रिस्पॉन्स ये था कि यार ओके, अब आपके सामने सिचुएशन है, आपको 100 नहीं अब 50 रुपये मिलने वाले हैं, अब 50 में आप कैसे जियोगे? तो चैलेंज नंबर 1, इसको सॉर्ट करो। हफ्ते भर में उसको निपटा दिया, नेक्स्ट मंथ शिफ्ट हो गए नए घर में, खर्चे कम कर दिए, तो पॉइंट सॉर्टेड। खर्चा कम करना है, खर्चा कम कर ठीक दिया। है। दूसरा, अगले 6 महीने तो यही आने वाला है, तो भाई आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो। वीकेंड्स के ऊपर घर पे ही, जो घर में टीवी है उसी में मूवी वूवी देख लो वगैरह सब कर लो, क्योंकि वो सब खर्चे करने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। आपके फ्रेंड्स कर लेंगे, बट स्टिल यू कांट पुट टू मच ऑफ बर्डन ऑन देम। जितना रख सकते हो उतना तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए। तो आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माई सेल्फ। एंड दूसरी चैलेंज मैंने मेरे सामने रखी कि भाई कितना जल्दी मैं कंपनी जो एम्बिशन लेके चल रही थी कि ये चीज़ हमें इंडिया में एस्टैब्लिश करना है या तो ये सेल्स करनी है, हम टर्न अराउंड कर सकते हैं। सो विद इन 6 मंथ्स आई कुड क्रॉस दी सेकंड पजल ऑल्सो। पहला पजल 1 वीक में हो गया, सेकंड पजल 6 महीने में हुआ, देन आई वॉज बैक टू वॉट आई वॉज।
ओके सो दैट वाज माय रिएक्शन. आई वुड ऑलवेज से यंग टू एनीबडी, आप यंगस्टर हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, अलग अलग प्रॉब्लम्स अपने सबके सामने आती है. वी शुड नॉट पैनिक एट ऑल, क्योंकि हर सिचुएशन आपकी लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन नहीं होती है. गला चोक हो रहा है तो बराबर है, लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन है, अदरवाइज़ नहीं है. आपके पास टाइम है, आराम से सोचो, पैनिक मत हो, और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस हिसाब से डिसीज़न लो. दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि एक पियोन की जॉब के लिए इतने एप्लीकेशंस आए, पीएचडी भी थे वगैरह, तो वहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम है. सो हम लोग भी बहुत सारे फ्रेशर्स हायर करते हैं मार्केट से, एक्सपीरियंस लोगों को हायर करते हैं, बट एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपको जिस जॉब के लिए हायर किया जा रहा है, उस जॉब के लिए आप कितने रेडी है जब आपको हायर किया गया तब. अब मान लीजिए कि आपने फ्रेश एक इंजीनियर को हायर किया, 50,000 आप सैलरी दे रहे हैं, तो अब वो 50,000 वर्थ की प्रोडक्टिविटी कंपनी में ऐड करने चाहिए. लेकिन वो ऐड करने से पहले आपको उनके ऊपर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट. नाउ इफ़ some resource or human resource is ready from the very first day and another resource will get ready after 12 months. कंपनी के लिए बेनिफिट होता है जब रिसोर्स पहले दिन से रेडी है, शायद वो उसको 50 की जगह पे 70,000 भी दे दें, बिकॉज यू गेट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. बट इंडिया के अंदर मेजोरिटी ह्यूमन रिसोर्स जो हम हायर करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ता है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ता है, और स्पेशली यंग टैलेंट्स जो फ्रेशर्स होते हैं. तो एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. वरना आप देखिए, मतलब लेन देन क्लब हमारी कंपनी के अंदर एट एनी पॉइंट इन टाइम 40-50 हायरिंग तो चलती ही रहती है. एंड समटाइम्स दैट गोज़ लाइक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना. सीनियर लोग मुझे लेने होते हैं, सीनियर मेंबर्स, वहाँ पे कभी कभी 6-6 महीना, 8-8 महीना भी मुझे राइट टैलेंट नहीं मिलती है. तो जॉब्स की कमी इंडिया में है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, बट शायद एम्प्लॉयबिलिटी की कमी है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो मैं कुछ टाइम पहले, जस्ट थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट मैं अटल टिंकर लैब, अटल लैब एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उनके सीईओ को मिला था. इंक्यूबेशन जो करते हैं, हाँ, जो इंक्यूबेशन में भी हेल्प करते हैं, बहुत सारी जगह पे फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं. तो उनका भी एक आर्म है जो एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर काम करता है. तो आई गेव देयर सीईओ वेरी ओपन माइंडेड फीडबैक कि सर ये प्रॉब्लम है, आप सोचिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते. तो हिज आंसर वाज कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उससे थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए, बिकॉज पहले का एजुकेशन इज़ मोर थियोरेटिकल फोकस, अब वो प्रैक्टिकल बनेगा. बट स्टिल प्रॉबेबली वी आर लाइक 5 years और 7 years बिहाइंड देन एनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमी और डेवलप इकोनॉमी. कि एक इंस्टीट्यूशनल जो हमें नॉलेज दिया जा रहा है और एक्चुअली कॉर्पोरेट्स को जो चाहिए, उसके बीच का जो गैप है बहुत बड़ा है. यस. तो उसकी वजह से होता है कि बंदा पीएचडी हो गया बट वो एम्प्लॉयबल नहीं है. जो बेसिक स्किल सेट्स की उसके अंदर ज़रूरत है वो उसके पास नहीं है. अदरवाइज़ देखिए जॉब तो मिल ही सकता है. जैसे मेरा एक सेल्स हेड है, एक पूरी टीम हैंडल करता है, आधा बिजनेस उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो बंदा सिर्फ 10th पास है. सिर्फ 10th पास है? यस. वी हायर्ड हिम I think in 2016 August. He worked with us for 9 साल हो गए अभी. 2.5-3 years. He left the job. Okay. He went somewhere else. After 2.5-3 years, he came back, and now he is heading that team. Wow. He is just 10th pass. मुझे एक चीज़ बताइए, इधर से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, लेन देन क्लब के रिलेटेड ही अब मेरे को आई है. आपने कहा कि आपका जो बंदा था वो 9 साल पहले था, फिर 2-2.5 साल रहा, फिर 2-2.5 साल गया, फिर वापस, एंड नाउ ही हैज स्टेड विथ यू. यूजुअली कॉर्पोरेट कल्चर में मैंने ये देखा हुआ है, क्योंकि मेरे सर्कल में काफ़ी सारे लोग हैं डिफरेंट पोजीशन में, कि यार बड़ा टॉक्सिक माहौल रहता है. और एक बार अगर कोई फर्म छोड़ता, मोस्ट ऑफ देम हैव द रीजंस कि कल्चर एकदम, मतलब ठीक है पैसा वैसा आ रहा है, बट आज के समय पे कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्योंकि पैसा तो देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं बाजार में, क्योंकि वही 80,000 की सैलरी एक कंपनी भी देगी, 80,000 की सैलरी दूसरी कंपनी भी देगी, बट आज इंसान कल्चर को ज़्यादा महत्व दे रहा है कि भाई मेरी मेंटल स्टेबिलिटी रहे, ये रहे. मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मेरे को जितना समझ में, अगर बंदा वापस आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसको अच्छा लगा था. इट कैन नॉट जस्ट बी सैलरी, इट इज़ मोर देन दैट. मुझे ये बताइए, लेन देन क्लब का एट प्रेजेंट जो एम्प्लॉय कल्चर, और थोड़ा अगर इसको ना आप थोड़ा एग्जाम्पल्स अगर दे सके कुछ सिचुएशन का तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. थोड़ा बताइए कैसा कल्चर है आपका. Right. तो सी
दीपेश और मैं, दीपेश मेरे को फाउंडर है, तो हम लोगों ने जब से कंपनी स्टार्ट करी हम कंटिन्यूसली यही सोचते हैं कि क्या ये वो प्लेस है जहाँ पे मुझे और दीपेश को काम करने में मज़ा आएगा. सो आई ऑल्सो वर्कड विथ फ्यू कंपनीज एज अ कंसल्टेंट, वर्कड एज ए एम्प्लॉय ऑल्सो. दीपेश ऑल्सो डिड वन जॉब बिफोर गेटिंग इन टू द स्टार्टअप साइड. तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर एलिमेंट लाइफ में होना चाहिए. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 9-10 आवर्स इन ऑफिस. 9-10 घंटा आप जहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, आपको वैल्यूएबल लगेंगे तो आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहोगे, अगर नहीं लगेंगे तो आप लॉन्ग टर्म नहीं रहोगे. तो अब एक टीम मेंबर की लाइफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. एक होना चाहिए उसका जॉब सेटिस्फैक्शन, कि भाई उसको चैलेंजिंग चीज़ें देते जाओ ताकि धीरे धीरे हमेशा उसको मतलब लाइफ में लगे कि भाई हाँ कुछ तो एक्साइटिंग हो रहा है. आज मैंने एक छोटा सा पहाड़ चढ़ा, बट 2-3 साल तक वो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच गया, तो ही विल ऑल्सो फील एक एकम्प्लिशमेंट का फीलिंग होता है. तो हम बहुत बार बहुत सारे मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, क्या उसको छोड़ के ये रोल में जाना चाहोगे. अभी वेरी रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक चेंज किया. वन ऑफ माई क्रेडिट हेड, ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट और नया रोल, क्योंकि वो भी देख रहा है ना कि मेरे आसपास में सारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं. एंड ही ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड एंड ही वॉज रियली वेरी टैलेंटेड गाय. बट क्योंकि ट्रेडिशनली 10-15 साल से वो क्रेडिट साइड पे था, तो वो उसी काम में लगा हुआ था. सो ही सेड कि आई एम लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी. तो हमने 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए उसको कि ये अपॉर्चुनिटी ये है. एंड देन ही चोजन अ सेल्स अपॉर्चुनिटी. सो ही सेड कि ओके आई वांट टू क्रेडिट साइड से सेल्स पे. बिल्कुल, आई वांट टू लीड दिस बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी है तो. एंड नाउ ही इज़ हेडिंग वन ऑफ द मेन थिंग विच इज़ आवर LSP बिजनेस. सो LSP बिजनेस का पूरा बिजनेस इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली आवर वी हैव ऑल्सो टेकन अ रिस्क. ही हैज़ ऑल्सो टेकन अ रिस्क कि भाई अभी तक ये कर रहा था, बट अब कुछ बिल्कुल ही अलग करेगा जिसका कोई डोमेन नॉलेज नहीं है. बट वी नो कि एज अ टैलेंट, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, he has everything which lending club requires. What is not there is only the domain knowledge. जो एक स्किल है वो कोई भी सीख सकता है. अगर आपका माइंड सेट है, एटीट्यूड है और आप चैलेंज लेना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सकती है. सो पहला हो गया ये चैलेंजिंग वाला पार्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन. दूसरा हो गया एनीबडी whoever is working for his life and to build some wealth in future. सो आपको उनके कंपनसेशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा. सो कंपनसेशन के ऊपर 2 एलिमेंट आ जाते हैं. एक आपका बेस सैलरी होता है जिससे आपकी ज़िंदगी कटती है, जो मेरी उस टाइम पे 100 से 50 हो गई थी. और दूसरा एलिमेंट होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में मैं किस तरीके से पैसे बनाऊंगा या वेल्थ बनाऊंगा. सो लेन देन क्लब में हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप किया है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर टीम्स हैव अ शेयरिंग इन प्रॉफिटेबिलिटी. ओह, सो एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट कंपनी बनाएगी उसमें से हर एक बिजनेस लेवल पे उनके जो टारगेट होंगे उस हिसाब से डिफाइन होगा, वो अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड प्री डिसाइडेड फार्मूला के हिसाब से जाता है. एंड सेकंड, यू गेट ESOP. सो व्हेन यू आर जॉइनिंग लेन देन क्लब एज अ सीनियर मेंबर, आपको तो उसी टाइम पे मिल जाते हैं बिकॉज वी वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. बट एनीबडी इन लेन देन क्लब स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल स्टिल हैज़ अपॉर्चुनिटी टू अर्न ESOPs इन एवरी अप्रेजल साइकिल, जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करते जाएगा. और इसमें ऐसे भी केस हुए जहाँ पे हमने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, हम उनको ESOP दे रहे हैं, पीपल वुडंट बिलीव. मतलब वी हैड वन गर्ल whom we hired I think 2017 में एज अ टेलीकॉलर. एज अ टेलीकॉलर Telecaller. 2017 में, ठीक है. वहाँ से उसका प्रोग्रेशन हुआ, फिर उसको टेलीकॉलर से हमने क्रेडिट टीम में ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट टीम में से क्रेडिट टीम की लीडर बनाया उसको. डेफिनेटली हमने बनाया, उसके अंदर टैलेंट थी इसलिए बनाया. सो उसके बाद शी स्विच टू प्रोडक्ट टीम. नो टेक्निकल नॉलेज, नथिंग, बट शी वर्कड इन प्रोडक्ट टीम. एंड व्हेन शी लेफ्ट आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक, शी वाज गेटिंग मैरिड एंड शिफ्टिंग समवेयर एल्स, शी लेफ्ट एज अ बिजनेस एनालिस्ट. सो चैलेंज भी आई उसको. जब हमने 2017 या 18 या 19 के अप्रेजल साइकिल में ESOPs दिए थे, शी वाज लाइक सर नहीं चाहिए मुझे, क्यों दे रहे हो आप. Now the stocks which she is owning, in next 1-2 years probably she'll be able to buy a full-fledged proper house with that much money. वाओ, दैट्स And ये मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ. So second comes this part कि भाई compensation उस हिसाब से होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में चल रहा है
आपकी सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, बट आप एक एम्बिशियस बन सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू, और एक लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बिल्ड हो रहा है. सो दिस इज़ सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट, कि आप जिस माहौल में काम करते हो, अब देखो पैसे मिल जाएंगे, जो आपने भी पॉइंट बताया, पैसे मिल जाएंगे तो भी लोग वो माहौल में नहीं रहना चाहते हैं, या तो रहेंगे बट हमेशा दुखी ही रहेंगे. तो कैसे ये दुख को कम किया जा सकता है? से दुख कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, बट उसको रिड्यूस किया जा सकता है, अच्छा माहौल क्रिएट किया जा सकता है. सो इन लेनदेन क्लब, इफ़ यू गो टू अवर लिंक्डइन पेज और अवर इंस्टाग्राम पेज लाइफ एट LDC, you will find that along with work, definitely we all do hard work. मतलब starting from me till the last level of person, बहुत काम करते हैं हम, बट उसके साथ साथ लाइफ के एलिमेंट्स को जीते भी है. एवरी फेस्टिवल वी सेलिब्रेट लाइक मैडनेस, एवरी बर्थडेज वी सेलिब्रेट लाइक मैडनेस, एवरी क्वार्टर वी सेलिब्रेट आवर रिजल्ट्स, कि अगर टारगेट अचीव हुआ तो उसी दिन कंपनी पार्टी करेगी, नहीं अचीव हुआ तो नहीं करेंगे, बट हुई तो उसी दिन. तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर अचीवमेंट हुआ है तो 31st की रात को ही कंपनी सेलिब्रेट करेगी. सी दैट इज़ द काइंड ऑफ कल्चर वी हैव बिल्ट. यू वर्क हार्ड, यू पार्टी हार्डर. अलॉन्ग विद दैट, मैं और दीपेश दोनों फुटबॉलर्स हैं, तो एवरी वीक वी हैव डेडिकेटेड पेड प्रोग्राम फॉर फुटबॉल गेम, क्रिकेट गेम इन आवर एनवायरनमेंट. वी कीप अरेंजिंग सम काइंड ऑफ आप मेसी सपोर्टर हैं या रोनाल्डो? वैसे दोनों में से एक भी नहीं. ओह, इज इट? यस, ओके. दोनों के अपने अलग टेंट्रम्स है. आई फील फुटबॉल शुड बी द मेन थिंग. तो Okay. वैसा है, बट यस दोनों के बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स है. कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो हम उसको भी एनकरेज करते कि भाई आप ये भी सब चीज़ें करो. टाइम टू टाइम हम वेट लॉस चैलेंजेस वगैरह भी अरेंज करते ओह, रहते इन हैं इन द ऑफिस इटसेल्फ? इन द ऑफिस इटसेल्फ, जहाँ पे मेंबर्स विल कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द पोर्शन. जितना मेंबर से कंट्रीब्यूशन आएगा उतना ऑफिस कंट्रीब्यूट करेगा. It ओके. is not driven by organization, it is driven by the people who are coming इंटरेस्टिंग, together. इंटरेस्टिंग. तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, आपका एंगेजमेंट चलता है. बहुत सारे लोग वेट लूज़ करते हैं, उसमें से 80% गेन कर लेते हैं, बट 20% वैसे ही रहते हैं. एंड 20% जो वैसे रहते हैं उनके लिए लाइफ में शायद ये कभी नहीं होने वाला था, बट वो हुआ बिकॉज दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज़ बिल्ट. अब ये बंदा हमेशा सोचेगा कि यार हाँ, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, लॉन्ग टर्म में मैं वेल्थ बिल्ड कर सकता हूँ, मेरे लिए चैलेंजिंग रोल्स मिल सकते हैं, तो मैं क्यों यहाँ पे ना रहा हूँ. बेसिकली आई थिंक इसी को ड्रीम कंपनी कहते हैं, जो हर लोग ढूंढना चाहते हैं. बट देखो, मैं तो दोस्तों आपके जगह पे होता तो अभी तक लाइक कर चुका होता, नहीं किया तो अभी आप कर दीजिए. लेकिन मेरे इससे एक और चीज़ है, जब हम कंपनी कल्चर की बात करते हैं, सारी चीज़ें एज अ फाउंडर हमें ये भी देखना रहता है कि कंपनी में एक इनोवेटिव फ्लो ऑफ आइडियाज़ भी चलते रहे किसी भी कंपनी के लिए. ऐसा कोई चीज़ आपने हाल फिलहाल में या कुछ ऐसा कुछ किया हो जिससे कि आप बता सकते हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली हमारे कुछ तरीके हैं जिससे कि कंपनी के अंदर नए आइडियाज़ भी आ जाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ, इफ़ यू कैन पुट सम लाइट. यस, तो हम वो एक रेगुलर एक्टिविटी होती रहती है लेनदेन क्लब में. जैसे हम टाइम टू टाइम, हमारा एक पॉड स्ट्रक्चर होता है. पॉड स्ट्रक्चर, ठीक है. पॉड स्ट्रक्चर, सो जैसे एक बिजनेस फंक्शन है, लेट्स से P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट इज़ अ बिजनेस फंक्शन. वो बिजनेस फंक्शन में जो जो लोग इन्वॉल्व है, उनका हेड, उनका मार्केटिंग का बंदा, उनका सेल्स का हेड, उनका टेक्नोलॉजी के साइड से जो भी कंट्रीब्यूटर होगा, प्रोडक्ट के साइड से कंट्रीब्यूटर, ऐसे 5-7 लोग मिलके एक पॉड बन जाता है. नाउ पॉड का काम है एक शॉर्ट टर्म में टारगेट्स अचीव करना और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्ट को सोचना. सो एक कंटिन्यूस इनोवेशन के ऊपर थॉट लगते रहते हैं. तो ये हो गया एक फंक्शनल लेवल पे, Okay. वो टीम खुद अपने बारे में सोचती ठीक है. रहती है. एट लार्जर टीम लेवल, आई स्पेंड क्वाइट साइजेबल टाइम विथ माई डायरेक्ट रिपोर्टिस एंड वन लेवल डाउन रिपोर्टिस, कि उनके साथ बैठना, उनके ऊपर हायरिंग और कैसे बेटर कर सकते हैं, फ्यूचर में हमें ग्रोथ करना है तो क्या क्या एंगल से आ सकता है, कौन से अलग बिजनेसेस है जो अगले 2-3 साल में आपको आते हुए दिख रहे हैं. एंड लॉट ऑफ दिस एक्टिविटी आई डू ऑन आवर वर्किंग सैटरडेज. जैसे हमारे 2 वर्किंग सैटरडेज होते हैं और 2 हॉलीडेज़ होते हैं. तो वर्किंग सैटरडेज पे क्योंकि आप ऑपरेशनल चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो, यू कैन सिट टूगेदर फॉर कपल ऑफ आवर्स विथ ऑल दिस टीम मेम्बर्स, हैव अ कॉफ़ी एंड थिंक अबाउट दिस डिफरेंट थिंग्स. तीसरी चीज़, मैं कंटिन्यूसली सोचते रहता हूँ बिकॉज आई एम अ फर्स्ट टाइम CEO, आई हैव नेवर डन सच काइंड ऑफ वर्क. तो मैं बहुत सारा मैनेजमेंट इनोवेशन के ऊपर सोचते रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ या बहुत सारा यूट्यूब कंजम्पशन करता हूँ, जो मैं आपको बता भी रहा था, कि वहाँ से मुझे भी आइडियाज़ चाहिए कि हम
किस तरीके से ये इनोवेशन करें। सो लेन देन क्लब में हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि भाई इनोवेशन कैसे हो सकती है। सो 3 लेवल पे हम सोचते हैं, इसके अलावा भी कुछ होगा बट हमारे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसे सोचते हैं। एक होता है प्रोडक्ट इनोवेशन, कि आज कस्टमर ऐप से कर रहा है, ऐप की जगह पे आप उसको वेब से करा रहे हो, या आप वेब ऐप कुछ नहीं, कस्टमर आपसे एक इंटरेक्शन कर रहा है फ़ोन कॉल और सारी चीज़ें उसी के थ्रू कर रही है, राइट। सो दिस कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच यू आर थिंकिंग, एंड प्रोडक्ट का एक पार्ट फीचर भी हो जाता है कि आज कस्टमर OTP डाल के कर रहे हैं, अगली बार कस्टमर का फेस स्कैनिंग से हो जाएगा, इट्स अ फीचर चेंज। तो ये एक प्रोडक्ट इनोवेशन हो गया। दूसरा होता है प्रोसेस इनोवेशन, कि जिस तरीके से आप प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन कर रहे हो, लेट्स से कि डेवलपमेंट पार्ट, एक फीचर पॉड ने डिफ़ाइन किया, अब वो प्रोडक्ट टीम कैसे उसके ऊपर BRD बनाएगी, PRD बनाएगी, फिर टेक्नोलॉजी टीम उसके ऊपर कोड करेगी, फिर QA में जाएगा, वहाँ से निकलेगा और यूज़र तक पहुँचेगा। अब ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम इनोवेशन कर सकते हैं। जितनी प्रोसेस बेटर होती जाएगी उतना फीचर डेवलपमेंट अच्छा होगा, स्पीडी हो सकता है। और तीसरा होता है जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, और कोई भी बड़ी कंपनी बड़ी तभी हो सकती है जब ये वाला पार्ट आता है, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट इनोवेशन। मैनेजमेंट इनोवेशन आपको कोई बुक में इस तरीके से मिलेगा नहीं। आई लर्न इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं ये समझने का ट्राई कर रहा था कि ये जो ग्लोबल टेक कंपनीज़ है वो इतनी बड़ी होती कैसे है, ऐसा क्या नया चीज़ निकालते हैं, किस तरीके से ये लोग चीज़ों को डिफ़ाइन करती है या कर पाते हैं। जब आप आज 100 लोग हो, 2 साल में आप 10,000 हो गए और अगले 2 साल में आप 50,000 हो गए, किस तरीके से चीज़ें एक्सप्लोड होती है, स्टिल यू कंटेन एंड स्टिल यू कंटिन्यू बिल्डिंग द बिजनेस। तो ये होता है मैनेजमेंट इनोवेशन, कि आप 50 से 250 की जर्नी में किस तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो, किस तरीके से आपके रिम्यूनरेशन चलते हैं, किस तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की ESOP पॉलिसी चलती है, ये सारी चीज़ें आपके मैनेजमेंट इनोवेशन में आ जाती है। किस तरीके से आप फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हो, किस तरीके से आप बिजनेस इसमें फोकस लाते हो। जैसे आज से 2 साल पहले लेन देन क्लब वॉज जस्ट P2P बिजनेस, अब हम 3 बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, P2P बिजनेस, लोन सर्विस प्रोवाइडर LSP बिजनेस एंड अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिजनेस। इसके आगे क्या और कौन से बिजनेस में एंट्री करनी है, कैसे करोगे, एक जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर आपने बनाया क्या वही सेम रेप्लिकेट करोगे, प्लेबुक वही रहेगी। अगर यही रह सकती है तो प्रॉब्ली यू आर लाइक यू कैन स्टार्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स एट अ सेम टाइम विथ सेम इंटेंसिटी, एडिंग वैल्यू विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। सो इसे बोला जाता है मैनेजमेंट इनोवेशन। अगर ये नहीं हुआ तो इवन इफ़ यू विल डू फर्स्ट एंड सेकंड थिंग्स, आप बड़े नहीं हो पाओगे। सो हम तीनों लेवल पे सोचते हैं मैनेजमेंट इनोवेशन में। अभी भी अब हम क्योंकि 250-260 लोग की टीम है, हम टॉप के 5-7 लोग ज़्यादा सोच पाते हैं, बट आई एनकरेज माई टीम कि भाई आप भी इसके बारे में सोचो, तभी जाके कोई चीज़ होगी। अभी कब कोई मैनेजर ये सोचेगा कि यार मैं आज 5 लोगों के सेल्स टेलीकॉलर की टीम चला रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं एक है ना बिजनेस एनालिस्ट ले लेता हूँ। क्यों लेना चाहिए? बिकॉज अगर सेल्स टीम को कोई फीडबैक आ रहा है, वो सारे फीडबैक को ये बंदा स्टडी करेगा, एक फीचर में कन्वर्ट करेगा और देगा। ओके अब उसको एनकरेज करना पड़ेगा कि ऐसा भी तू सोच सकता है। अब ये प्रैक्टिस में जब आएगा तभी वो सोचेगा, अदरवाइज़ तो वो आया है आपकी कंपनी में सेल्स मैनेजर के पोस्ट के लिए, वो वही करता जाएगा एंड ट्रेडिशनली वही होता आया हुआ है। अगर उसने 10-12 साल 15 साल वही काम किया तो उसका माइंड चलेगा ही नहीं। आपको उसको एनकरेज करना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, ESOP की बाइन आने में 6 साल लगे मुझे। अब सामने से आती है डिमांड, बट उसके पहले तक मुझे पुश करना पड़ता था, समझाना पड़ता ना। आई केप्ट डूइंग इट। मैं और दिपेश जिससे भी बात करें ऐसे होता है, इससे फ़र्क पड़ता है। आप मेरे लिंक्डइन पोस्ट भी देखोगे, मैं जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है ना स्टार्टअप, यही बात करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ में तो आता है कि इसने ये बनाया ये बनाया। भाई ये है, सैलरी के पीछे मत भागो। मैं मेरी टीम को आज भी बोलता हूँ कि यार अप्रेजल के बाद ये 1, 2, 5, 10% के लिए आप जो बात करो ना, एक्चुअली उससे कुछ नहीं होने वाला है। यू शुड लुक एट द बिगर पिक्चर एंड एम फॉर इट। हो सकता है 3 साल डिफ़िकल्टी में जाएंगे, बट उसके बाद जो चौथा साल आएगा ना, वहाँ पे आप एकदम एक्सप्लोड हो जाओगे। सो फाइट फॉर दिस, नॉट फॉर दिस। Nice. But nice, it takes nice. time. You have to encourage Obviously. people to get into that innovation mode, so that I keep doing at my level, Dipesh, my senior members team and all. सो ये जो आप एम्प्लॉयबिलिटी की आपने जस्ट अभी बात करी है, इसका कुछ रीसेंट इंस्टेंस आपकी कंपनी से लेन देन क्लब में अगर कुछ हुआ हो, या आपने कुछ
एडिशनल किया हो, क्रिएटिव किया हो, उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकते, अगर किया है तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली मतलब ये वीकेंड पे ही एक एक्टिविटी चल रही है. सो व्हेन लेनदेन क्लब स्टार्ट हमने जब किया था तो दीपेश बहुत सारे हैकाथॉन में जाता था. हैकाथॉन. हैकाथॉन्स होते हैं. ठीक तो है. हैकाथॉन इज़ अ इवेंट जहाँ पे एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं. कोई तो कंपनी ने अरेंज किया होगा, कोई बैंक अरेंज कर सकती है, कोई टेक कंपनी अरेंज कर सकती है. और वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगी. आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर विद इन दैट टाइम पीरियड सॉल्यूशन बिल्ड करना है. तो मान लीजिए 48 आवर्स की टाइम लाइन है, तो आपको 48 आवर्स में सॉल्यूशन बिल्ड करना है. सॉल्यूशन या तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो कस्टमर्स बिजनेस वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी सैलरी वेरिफिकेशन करने के ऊपर एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बिल्ड करो. ओके. अब आप उसके ऊपर सोचोगे क्या डेटा पॉइंट आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, पूरी टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क बनानी है, कस्टमर के फ़ोन से आ सकता है, कस्टमर खुद दे सकता है बैंक स्टेटमेंट. सो ऐसे आपको हर तरीके से सोचना है, उसके ऊपर टैग बिल्ड करनी है और विद इन 48 आवर्स आपको सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करना है. एंड देन विनर गेट्स अ गुड साइजेबल पे. सो जब ये स्टार्टिंग के फेज़ में दीपेश करता था तो मैं हमेशा सोचता था कि यार एक सिचुएशन आएगी तब हम भी ये करेंगे, बिकॉज इट्स अ गुड वैल्यू एडिशन बैक टू सोसाइटी. जो ये एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि हमारे जो करिकुलम्स है दोज आर मोर थियोरिटिकल और आउटडेटेड, नॉट कनेक्टिंग विद द रियल वर्ल्ड ऑफ कॉरपोरेट और रियल वर्ल्ड ऑफ व्हाट वर्क दे हैव टू डू. अब जैसे टेक्नोलॉजी का एक रिसोर्स है, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर आता है तो उसको कोड लैंग्वेजेस पता होती है, बट कोड लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोजेक्ट कैसे बनाया जा सकता है, एक फ़ीचर कैसे बनाया जा सकता है, डिप्लॉय कैसे किया जा सकता है, ऐसे हज़ार चीज़ें हैं जो उसको नहीं पता है. नाउ हैकाथॉन इज़ वन वे ऑफ कनेक्टिंग दिस टू डिफरेंट पॉइंट्स. कि थियोरिटिकली नॉलेज है, आप हैकाथॉन यूज़ करके अपने वो नॉलेज को एनहांस करके प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है वो कर सकते हो. और जब आप फिर जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता है. तो तब हमने सोचा था आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हमने पहली बार वो इवेंट कंडक्ट कराई. सो वी गॉट अराउंड 1800 एप्लीकेशंस. वी शॉर्ट लिस्टेड 150 एप्लीकेशंस, जिसमें बहुत सारे NITs IITs के इंजीनियर्स है. देर आर अदर 6 कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स. 6 countries. यस, अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रहे. सो दे आर पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन विद इन दिस टाइम फ्रेम. दे विल ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड दिस सॉल्यूशन. एंड जो विनर होगा उसको, विनिंग टीम को 4 लाख रुपये का प्राइज मनी भी मिलेगा. 4 लाख रुपए का मनी. Yes. वाओ. So which they can use. They want to buy laptops Correct, or correct. they want to Oh, do further studies. See, idea is to bring this connectivity, bring the employability part. 4 लाख रुपए स्टूडेंट को मिलना बड़ी बात होती है आज के समय, बहुत बड़ी बात होती है. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. क्योंकि आपने इतने बार, अब लेट्स एड्रेस द मेन थिंग इन द रूम, आपने इतने बार लेन देन क्लब के बारे में बात करी है. मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली है क्या ये लेन देन क्लब, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Surely. So लेनदेन क्लब ग्रुप के अंदर हमारे 3 बिजनेसेस हैं. एक P2P लैंडिंग है जहाँ पे इट रन्स अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड NBFC P2P, पीयर टू पीयर टू पीयर लैंडिंग, जो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है. RBI के अंडर रेगुलेशन में काम करता है. एक साइड पे लेंडर्स आते हैं आपके मेरे जैसे, जिनको पैसे की ज़रूरत है, आप जिनके पास पैसे हैं और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है. दूसरी साइड बोरोवर्स आते हैं, Okay. जो बोरोवर को लोन चाहिए. सो ठीक हम है. एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ये बोरोवर्स को असेस करते हैं. अगर वो बोरोवर वर्दी है, क्रेडिट वर्दी है, तो उसको अप्रूव करते हैं. वो अप्रूव्ड बोरोवर्स ये लेंडर के पास अवेलेबल होते हैं कि आप उनको लोन दे सकते हो. ठीक है. आप इंडिविजुअली भी चूज़ कर सकते हो कि भाविन पटेल इज़ अ बोरोवर, मैं उनको 250 देना चाहता हूँ, 500 रुपया देना चाहता हूँ. 250 भी दे सकते हैं. 250 भी दे सकते हैं. अच्छा. सो 250 से लेके 5000 तक अलग अलग टिकट साइज़ के हिसाब से अलग अलग मिनिमम मैक्सिमम होता है. बट 250 रुपया भी आप एक बोरोवर को दे सकते हो. और बोरोवर के लिए भी ऐसा हो जाता है कि आपको 10,000 रुपया चाहिए, तो 10 अलग अलग लोगों ने 1000 दे दिया या 250 दे दिया, तो 40 लोगों ने इकट्ठे होकर आपको 10,000 रुपये का लोन दे दिया. तो ये P2P लैंडिंग का प्लेटफॉर्म हो गया. सेकंड बिजनेस जो हमारा है इज़ इनटू बोरोवर सोर्सिंग. सो एक हमारी इंस्टा मनी ऐप है. इंस्टा मनी ऐप सोर्सेज अ कस्टमर हु आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स, जिसमें मेनली सैलरीड कस्टमर्स होते हैं, बट सेल्फ एम्प्लॉयड को भी हम असेस कर सकते हैं. हमारे पास है क्रेडिट मॉडल उसके. सो दैट इज़ अ सेकंड बिजनेस. एंड थर्ड बिजनेस इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. सो एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म
वी प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर लोन सर्विस प्रोवाइडर LSP कंपनीज, जैसे हमारा इंस्टा मनी हो गया, फ़ोन पे हो गया, भारत पे हो गया. ऑल दीज पीपल ऑल्सो सोर्सेज बोरोवर्स फ्रॉम द मार्केट, और उनके जो यूज़र्स हैं उनको लोन देते हैं. सो ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कैन बी इंटीग्रेटेड विथ एनी सच कंपनी. उनको सिर्फ एक बार इंटीग्रेशन करना है, एंड सब्सिक्वेंटली they don't need to do any kind of integration with any other NBFC or bank. Oh, Otherwise, okay. every integration takes Correct. 6 to 9 months time period and lot of effort, lot of chaos. Because my system is connected to that particular NBFC and bank, उनके लिए it's a one time effort, and then everything is managed within our platform. So these are the 3 things which we do. नाइस. मैं वैसे आप लोगों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन मेरा इधर एक सवाल है, इफ़ यू डोंट माइंड. मेरे को ये समझना है, क्योंकि आपने P2P कहा है. सो कुछ महीने कुछ समय पहले जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया थी, आपको ध्यान होगा, सो वो लोग कुछ स्टेटमेंट्स के साथ आए थे पर्टिकुलरली फॉर दिस इंडस्ट्री. आई होप आप समझ Right. रहे हैं. और उस समय पे मेरे को जितना ध्यान है कि काफ़ी सारी कंपनीज थी जो इस पर्टिकुलर वर्टिकल में काम करती है P2P में, वो हिल गए थे इन द सेंस, मैं चाहे लिंक्डइन पे जाऊँ, चाहे मैं ट्विटर पे जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, तो एक बहुत ही नेगेटिव नरेशन उस समय पर बहुत प्रचलित हो रहा था. मुझे ये समझना है पहला चीज़ हमारी ऑडियंस के लिए, पहले तो आप, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, नो डाउट अबाउट दैट, तो पहला वो चैलेंज क्या था जो RBI ने अपने स्टेटमेंट्स दिए, व्हाट वर दोस चैलेंजेस, एंड आपका क्या अप्रोच रहा था, वो मुझे समझना है. So that was a major regulation change. So Reserve Bank of India ने फर्स्ट टाइम रेगुलेशन अनाउंस किए थे अक्टूबर 2017 में. 2017 के रेगुलेशन के बाद कोई मेजर चेंज रेगुलेटर ने किया नहीं था. सो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे वर स्टडिंग कि अब क्योंकि काफ़ी साल हो गए, अब मार्केट बड़ा हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है. दे स्टडीड इट, दे कंटिन्यूड विथ सम good practices, they thought some more additional support is needed and some practices needs to be changed. तो ये तीनों कैटेगरी की चीज़ें थी. उसके हिसाब से RBI ने अगस्त 2024 में रेगुलेशन में रिवीजन किए एंड 10 पॉइंट उसमें ऐड किए कि क्या चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, या कोई क्लैरिफिकेशन हो उसमें. जिसके अंदर मेजर पॉइंट्स थे, जैसे सेकेंडरी मार्केट बिटवीन लेंडर टू लेंडर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है एज़ पर द रेगुलेशन. लिक्विडिटी सपोर्ट प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है. कि लिक्विडिटी सपोर्ट ये होता है कि आज मैंने लेट से 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, मैंने दिए हैं लोन्स 12 महीने के लिए, बट 1 महीने के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं प्लेटफॉर्म के पास जाऊँ और बोलूँ कि यार मुझे मेरा पैसा दे दो, तो प्लेटफॉर्म मेरा लोन किसी और को बेच देगा और मुझे वो 1 लाख रुपया उससे लेके दे देगा. सो ये लिक्विडिटी सपोर्ट टाइप की प्रोडक्ट नहीं कर सकते. आप लेंडर को या तो कोई भी यूज़र को फिक्स रिटर्न की गारंटी या वारंटी या कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हो, बिकॉज इट्स अ एक्सचेंज मॉडल. आपका पास्ट रिकॉर्ड दिखाइए, आप ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, उसके हिसाब से क्या है वो आप बता सकते हो, बट यू कैन नॉट प्रॉमिस. इट इज़ सेम लाइक any other exchange like NSE और BSE, right? And it is credible platform. तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है. आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए और उसके हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो. और एक चेंज था कि कोई भी यूज़र के आपके पास एस्क्रो अकाउंट में पैसे आए तो आपको T+1 में या तो उसको आगे डिप्लॉय कर देने हैं. जैसे मैं एज ए लेंडर 1 लाख लेके आया, मैंने बोरोवर्स को कमिट कर दिए, तो अगले 1 दिन में मुझे बोरोवर्स को या तो डिसबर्स कर देने हैं या अच्छा. कुछ बच गया तो वापस कर देने. सो बेसिकली जैसे हमने जो केस डिस्कस किया, अगर मैंने वो 1 लाख रुपए प्लेटफॉर्म पे डाले T+1 में, वो सारे बोरोवर्स जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये 10 लोगों के पास जाना चाहिए 10-10 हज़ार रुपए, तो वो 10-10 हज़ार चले जाने चाहिए. करेक्ट. ठीक है, कंटिन्यू. राइट. अदरवाइज नहीं किए और आपने मान लीजिए उसमें से खाली 9 बोरोवर सिलेक्ट किए 10,000 के, तो 10,000 आपके बच गए, तो अगले दिन वो वापस ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे. ठीक है, गॉट इट. तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस रेगुलेटर लेके आए. अब इसके पहले लगभग 1-1.5 साल तक रेगुलेटर वॉज कॉन्स्टेंटली इन कंसल्टेशन विद द कंपनीज एंड द एसोसिएशन ऑल्सो, कि ये चीज़ें हैं जो हमें कंसर्निंग है, आप बदल दीजिए, ये चीज़ें हैं हमें अच्छी लग रही है, आप और बेटर इनोवेशन कीजिए. ये सब कॉन्वर्जेशन चल रहे थे. एंड अल्टीमेटली आफ्टर 1.5 ईयर अगस्त में वो चेंजेस अनाउंस हुए. नाउ एज अ प्लेटफॉर्म वी वर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट इट सॉर्टेड बिफोर रेगुलेटरी चेंजेस कम इन. तो हमने मेजॉरिटी चीज़ें बदल दी थी. सो 10 चीज़ें जो नए चेंजेस के साथ आई, उसमें से 9 चीज़ में हम बदलाव कर चुके थे. एक जो T+1 इम्प्लीमेंटेशन आया वो हमें करना था, और उसके लिए रेगुलेटर ने 3 महीने का टाइम भी दिया था. सो practically speaking, as on that day, we were almost compliant. We just needed to change some of the functional flow of the product and the customer interaction.
कि आपको क्या दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें चेंज हुई थी। एज अ कंपनी, क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, पहले ही 1-1.5 साल तक हमने काम कर चुका था इस चीज़ों के ऊपर, जब रेगुलेशंस अनाउंस हुए हमारा अप्रोच बिल्कुल अलग था कंपेयर टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वॉज इन अ काइंड ऑफ पैनिक मोड, जो आपको न्यूज़ से भी पता चलेगा, आप कहीं पे भी चले जाइए, सोशल मीडिया पे भी बातें ऐसे ही हो रही थी कि इंडस्ट्री इज़ ओवरनाइट किल्ड, नोबडी विल बी एबल टू सर्वाइव। इस तरीके से तो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म चल ही नहीं सकता था। मेरा अप्रोच काफ़ी अलग था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले सोचो, इट्स नॉट अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमें क्या करना चाहिए। आप बचपन से ऐसे मतलब थोड़ा मे पेश बी ओके बट दैट्स अ गुड ट्रेट। सो पहले हमने सोचा, देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ये चीज़ें करनी चाहिए, हमने टीम से बात कर ली। सो अगले 1-2 घंटे के अंदर ये सब कॉन्वर्जेशन हो गया, नेक्स्ट एक्शन पॉइंट डिसाइड हो गया, एंड आई फोकस्ड एंड डिसाइडेड दैट I will talk to each and every journalist who wants to write anything about P2P lending in next couple of days. So मैंने मेरी PR टीम को भी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी कि भाई ये स्ट्रैटेजी है अपनी और हम कमेंट करेंगे, एनीवेज वी हैव नथिंग विच इज़ गोइंग टू बी हैम्पर्ड। अगले 2 दिन अब सिचुएशन देखिए आप, उस टाइम पे मैं गया हुआ था मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे के लिए लोनावाला। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, 1 घंटे के बाद ये पब्लिक अनाउंसमेंट आया, प्रेस रिलीज़ आया रेगुलेटर का कि ये बदलाव आया। मैं गया, मैं रूम में बैठा हुआ हूँ। अगले 2 दिन मैं सिर्फ खाने के लिए बाहर गया हूँ, अदरवाइज़ आई वॉज़ देयर, क्योंकि यही तो 2 दिन है जब आपको अपॉर्चुनिटी को लिवरेज करने का मौका मिला हुआ है। तो हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि मेरी जो टीम है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वगैरह पे क्या चेंज करना है वो लोग दे विल टेक केयर ऑफ़ इट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो PR टीम के साथ मिलकर हमने डिस्कस कर लिया, एंड आई आस्क्ड देम टू अरेंज ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉल। तो 10:30, 11, 11:30 बजे तक कॉल चलते थे दोनों ही दिन। एवरीबडी वांटेड टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड ऑल, एंड आई स्पोक टू ऑलमोस्ट 40 पीपल ड्यूरिंग those 2 days, and I tried to educate everyone. But the view was 360-degree opposite compared to what other players were talking and what I was talking. I very clearly said it's a good thing because it brings more transparency, it brings more power to the customer. And in financial services, more power to customer means it's good for the industry. शॉर्ट टर्म में बिजनेस मॉडल्स वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट आएगी, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, बट ठीक है, दैट्स हाउ इवोल्यूशन हैपन्स। एंड आई टेल एवरीवन अबाउट द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। पीपल डिड नॉट फॉलो द नरेशन बिकॉज they follow what majority speaks, but they did follow what I was talking about. And almost in every article you will find my quote with the similar language कि भाई ये तो अच्छा ही है, होने ही वाला है वगैरह वगैरह। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, अगस्त टिल जून, 8-9 महीने के अंदर टुडे इन इंडिया वी आर द लार्जेस्ट P2P प्लेटफॉर्म with 98% of new loan origination happening through Lending Club platform. The reality is market size has also shrunken because lot of players cease to exist in the business, but we only focused on what we should be doing as a company, what is required after the regulation, what my customer will think and how we will solve that problem. So we focused on what we need to do tomorrow, not what has already happened, and that gave us such bumper outcome. wow incredible. I have 2 more questions, 2 questions है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी हम किसी फाउंडर से बात करते हैं और यूजुअली हम सोशल मीडिया पे देखते कहीं दिखते हैं, काफ़ी ब्राइट साइड्स दिखती हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, कि एजम्पशन चलता है कि लाइफ तो बोले, बट आई एम प्रिटी श्योर डीप विद इन चैलेंजेस होते होंगे, कोई सेक्रीफाइसेस तो होते होंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोरियस साइड जो सोशल मीडिया पे डिपिक्ट की जाती है, वैसे तो मैंने जितना नोटिस करा है सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा फाउंडर्स अपने आप को इंस्टाग्राम पे पेड एड्स लगा लगा के वो जो बढ़ा रहे हैं वो कुछ शेडी लगता है मेरे को। बट आपसे मैं जानना चाहूँगा, व्हाट आर द डार्क एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या सैक्रिफाइसेस गो थ्रू करना पड़ता है? इनफैक्ट अगर आप अपने भी जर्नी से कुछ इससे बता सकें तो दैट वुड बी। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो होता है आपकी खुद का माइंड के साथ, बिकॉज आप इतनी सारी चीज़ों के साथ जूझते हो। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम जो बिफोर शूटिंग बात कर रहे थे कि मुझे यहाँ पे आना था, 2 महीने से टाइम नहीं मिल रहा था, अपना कॉमन टाइम नहीं निकल रहा था, ये एक ही दिन निकल रहा था
एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, इतना ज़्यादा न्यूज़ नेगेटिव हो गया था, बस। माइंडसेट पे सबकी इफ़ेक्ट हुई. व्हेन आई सेट इन द प्लेन, वी वर जस्ट 20% ऑफ द ऑक्यूपेंट. और जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा था, आई एम श्योर कि बाकी लोग भी वही सोच रहे थे. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है, राइट. और ऐसी ही सिमिलर चीज़ों से आप दिन में 10 बार फाइट करते हो. सो दैट बिकम्स अ एडेप्टेबल पॉइंट आफ्टर सर्टन ईयर्स. बट जो स्टार्टिंग के 2-3 साल होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. नाउ यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, यू हैव फ्रेंड्स टू टेक केयर ऑफ, और उसके साथ आपके टीम मेंबर्स भी है जिनके लिए आपको हमेशा पॉजिटिवली ही निकल के आना है. बट एट द बैक ऑफ योर माइंड देर आर सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, हमने जब फर्स्ट राउंड का फंड रेज किया, एंजल इन्वेस्टमेंट हमने रेज किया था वेंचर कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म से. बिफोर डूइंग दैट मेरे हिसाब से मुझे कम से कम 40-50 लोगों ने ना बोला होगा, और सब ना बोल रहे हैं. आप सोचो 50 लोगों तक ना 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 सुन रहे हो. आप उधर ना सुन रहे हो और इधर आप किसी को कन्विंस कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए. आप फ्यूचर दिखा रहे हो. सी, वो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, आपके माइंड के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है, एटलीस्ट इन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स. एंड इसीलिए एक स्टार्टअप फाउंडर जब 5-6 साल क्रॉस कर लेता है ना, तो उसके लिए मतलब चीज़ें धीरे धीरे और आसान होती जाती है. एक ये चैलेंज होती है. दूसरी, इन द फर्स्ट 1.5 years टाइम पीरियड आई हैड ओनली 5 लाख रुपीज़ टू यूज़. ओनली 5 लाख रुपीज़. अब मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैरिड पर्सन, आपको घर का रेंट भी देना है, आपको खर्चे भी चलाने हैं, आपको स्टार्टिंग के बिज़नेस के खर्चे भी निकालने हैं, सब कुछ करना है. नाउ हाउ वुड यू डू इट? बिज़नेस साइड की चैलेंजेस है, एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है, वो तो चल रही है. उसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल से भी क्राइसिस में चल रहे हैं, और आपको उसको भी बैलेंस करके चलना है. एंड दैट शुड नॉट अफेक्ट in any way your mental capability of running the business or setting up the business. See, these are the challenges. और इसके बारे में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता. मतलब आप कोई भी मेंटर के पास चले जाओ, वो थोड़ा रास्ता दिखा देगा या तो बताएगा, बट आपके अलावा इसको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है. आपको ही इसके ऊपर सोचना है, आपको ही इसके ऊपर सॉल्यूशन लगाना है. एंड अल्टीमेटली यू विल ओनली फाइंड द राइट पाथ फॉर यू योर सेल्फ एज वेल एज योर ऑर्गेनाइजेशन. सो अभी बहुत रिसेंटली मैंने सैम ऑल्टमैन का एक वीडियो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाला था. तो मेरे एक जूनियर कलीग ने मुझे पूछा कि तो उसमें सैम ऑल्टमैन ने सिमिलर चीज़ की बात करी थी कि एज अ स्टार्टअप फाउंडर सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है. तो उसने भी सेम चीज़ बात करी जो मेरे थॉट से रेजोनेट होती है, तो मैंने डाला था. तो ही सेड कि आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मैंने बोला भाई कि आपके सामने इतनी नेगेटिविटी आती है, आपको नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड आप सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में सोचोगे जो सोचनी चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए आपको. तो ही सेड एनी फूड विच कैन हेल्प दिस. फूड मीन्स ही वांटेड टू से कि कुछ रास्ता होता है क्या. आई सेड देयर इज़ नो अदर फूड. इट इज़ अ वायरिंग ऑफ योर माइंड जो ऐसा होना चाहिए. या तो ओरिजिनली वैसा है, या तो तुमको कोई रास्ता दिखाए और तुम वैसे धीरे धीरे करके बनते जाओ. देयर इज़ नो अदर वे, बिकॉज अदरवाइज़ आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर हथियार डाल दोगे कि अरे यार छोड़ा, अभी क्यों इतनी झमेले में जाए. अभी फॉर एग्जांपल कितने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं जो लाखों की मंथली सैलरी में होते हैं, वो जॉब छोड़ के इसमें आते हैं, राइट. कभी गलती भी हो जाती है, बहुत सी चीज़ें होती है, राइट. बट वो लाखों की सैलरी छोड़ के कोई एक चीज़ बनाने के लिए आए हुए हैं, उनका वो कन्विक्शन है. बट अगर 6 महीने साल भर अगर वो वर्कआउट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप सोचो कि उनके माइंड में क्या कसमकस चलती होगी कि यार मैं चला जाऊँ, मैं ये कर लूँ. लेन देन क्लब में एंजल इन्वेस्टमेंट के 37.5 लाख रुपये लाने में हमें 11 महीने लगे, 10-11 महीने. वो 10 महीने आपके माइंड में क्या थॉट्स आ सकते हैं. सो आइदर यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट, मतलब मेरा तो नेचर अलग है थोड़ा, तो मैं सोचता ही नहीं ये सब चीज़ें. जब 5 लाख ख़त्म हो जाए तब सोचेंगे. देयर इज़ नो अदर प्लान, आई नीड टू थिंक राइट नाउ. एंड बिफोर 5 लाख गेट्स ओवर यू नीड टू बी इन दैट पोजिशन कि आपको ये वाली दिक्कत ना हो, राइट. तो ये सारी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में बिटवीन मी एंड दीपेश, अभी मतलब आपने 37.5 लाख रुपये का फंड रेज़ किया है, अब आप कुछ सैलरी खास तो ले नहीं सकते हो, तो एक एक्स अमाउंट की बात हुई. एंड आई न्यू कि भाई दीपेश हैज़ मोर लायबिलिटी दैन व्हाट आई हैव. तो मैं बोलूँगा भाई तू 0.7x तू ले ले, मैं सिर्फ 0.3x लेता हूँ, वो भी अभी इससे कुछ होने वाला तो नहीं है, बट चलो रेंट तो निकल जाएगा, थोड़ा सा लाइफ लाइन मिला है, राइट.
that is how you figure out Wow. your solutions, and that is how the relationship between two founders also get strengthened up. कि यार नहीं चलो ठीक है, इसमें तुमको ज़्यादा ज़रूरत तुम ले लो, अगली बार कुछ आएगा उसमें मुझे ज़्यादा ज़रूरत है मैं ले लो, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड दिस आर द रियल स्ट्रगल, दिस आर द रियल नेगेटिव सिचुएशंस जिसको आप पॉजिटिवली सॉल्व कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, एंड हेंस ओनली फ्यू स्टार्टअप सर्वाइव. वाह. अब मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, और मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए आपसे क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन का एंड और थोड़ा ट्विस्ट के साथ हो जाता है. मुझे एक चीज़ बताइए कि आप एक फाउंडर भी हैं, राइट नाउ मुंबई से आप ऑपरेट कर रहे हैं, मैरिड हैं, सारी चीज़ें हैं. अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी गई है और आजकल ये इंटरनेट पे बहुत चलता है, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लें. बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जैसे एक फाउंडर है बैंगलोर में है, उनकी उनके बिजनेस एक्यूमेन बहुत बढ़िया है लेकिन रिलेशनशिप वाइज इट डिडंट वर्क आउट वेल, ही इज़ डाइवोर्सी. एक और है जो एक बहुत बड़े ब्रोकिंग कंपनी के ही कुछ हैं को फाउंडर हैं. इवन इन हिज केस ये वाली चीज़ हुई है. बट एट द सेम टाइम यू सेड, मुझे ये चीज़ समझना है स्ट्रेट टू द पॉइंट. काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आज के समय पे एम्बिशन जितने लोगों को ड्राइव कर रही है वो अपने रिलेशनशिप्स, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बीवी के साथ हो, पति के साथ हो, जो भी हो रेस्पेक्टिव, वो मेंटेन नहीं कर पाते. मतलब एक नरेशन स्पेसिफिकली अगर मैं बैंगलोर के सर्कल पे जाता हूँ तो उधर सीधे बोलते हैं बॉस यू हैव टू डिसाइड बिटवीन बोथ ऑफ दीज, क्या तुमको बहुत सारा पैसा या फिर ये चाहिए या रिलेशन चाहिए, यू कैन नॉट डू बोथ ऑफ देम. क्योंकि बैंगलोर का कल्चर थोड़ा सा अलग हो चुका है, दैट इज़ जब मैं उधर जाता हूँ मेरे को बताया जाता है. और बट वहीं पर फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमारे ही देश के कुछ काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लीडर्स की दे हैव मेंटेन्ड दैट. मुझे आपसे समझना है पहले आपकी लाइफ में क्या, बिकॉज देखिए आपने बताया वो 11 महीने का साइकिल, एक प्रेशर, और ये प्रेशर सिर्फ काम पे ही इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये पर्सनल लाइफ पे भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, झगड़ा, ये वो, इट्स क्वाइट नॉर्मल. तो क्या पहला एक फाउंडर के लिए इट इज़ बेटर टू बी मैरिड या बैचलर या स्पिंस्टर वही रहना है, या इट्स ओके इफ़ यू गेट मैरिड, इफ़ येस कि हाँ भाई ठीक है, तो किस प्रकार से, मतलब ये पार्टनर सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या देखना चाहिए, बिकॉज यू हैव बिन मैरिड, ठीक है. और आजकल आपने देखा है सोशल मीडिया पे तो इतना आए दिन किसी क्रिकेटर की, किसी सेलिब्रिटी का कुछ ना कुछ चलता रहता है. मुझे आपसे ये समझना है पहला कि क्या सही में बैलेंस हो पाता है, मतलब रियल जानना चाहता हूँ आपसे, इज़ इट रियली, क्योंकि आप फाउंडर हो, आपने जितना बताया कि आप जितना सीईओ, एज अ सीईओ आपको जितनी थिंकिंग करनी पड़ती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. प्लस आप देखिए आपके पास जो एक फ्री वीकेंड जो हमारा मैच हुआ है उसमें भी यू हैव टू डू, जैसे ये शूट है इसके साथ बैक टू बैक 2 और शूट्स है, फिर कल और शूट्स है, फिर आप जाओगे, फिर वापस काम. तो पहला क्या बैलेंस किया जा सकता है, और दूसरा अगर किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे यूथ भी देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो स्टार्टअप एक फॉर्म करे, लेकिन उनको ये डर है कि यार फिर मैं स्टार्टअप सिर्फ इसी में रह जाऊंगा, मैं रिले बैलेंस कैसे किया जाए, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा. तो मतलब जैसे मैं देखता हूँ, सो स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ में दो बड़े रिलेशनशिप्स होते हैं. एक होता है को फाउंडर के साथ, और दूसरा उसका हम अपना Spouse. रिलेशनशिप, मेरे केस में लेट्स से वाइफ, ठीक है. राइट? सो आई हैव बीन मैरिड फॉर 14+ ईयर्स नाउ. सही सही व्यक्ति से सवाल पूछा है फिर तो, ठीक है. अब देखो, टोल तो होती है, हर चीज़ की एक कीमत तो होती है, राइट? तो कीमत क्या होती है, जैसे दो चार चीज़ें आपने बताई कि भाई अच्छा फाइनेंशियल चीज़ की इम्पैक्ट होती है. डेफिनेटली योर फ्रेंड्स आर मूविंग ahead in the career, they have a lot of money to spend, you may not have a lot of money to spend in the starting phase, and you belongs to middle class family. तो भाई आपको घर से ऐसी कोई हेल्प तो मिलेगी नहीं ना. टिल डेट आई हैव नेवर आस्क एनी मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स ऑल्सो, मतलब बोलूँगा तो आ ही जाएंगे, बट थॉट इसकी भाई ज़रूरत है तब मांगेंगे, तब तक की ज़रूरत नहीं है तो सब चल गया. तो डेफिनेटली मनी इज़ वन पॉइंट. टिल 2020 I used to stay in 1 BHK house in far away area in Borivali. Now Oh. whoever knows geography of हाँ Mumbai, yeah, right? I know. So ठीक है, मतलब करना ही पड़ेगा एज अ स्टार्टअप फाउंडर, आप ऐसा ही सोचते हो, राइट? अनलेस एंड अनटिल योर स्पाउस ऑल्सो थिंक्स लाइक दिस, इट डजंट वर्क आउट. नाउ यहीं पे सवाल आता है कि भाई आपके रिलेशनशिप किस तरीके से बने हैं, किस बैकग्राउंड से आप दोनों आते हैं, समझदारी कितनी है. उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स तो होंगे, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ टाइम सो स्ट्रेसफुल, राइट? लॉट ऑफ टाइम you don't want to talk about certain things, but that stress is visible on your face. Sometimes she will not be able to relate to your situation and she will demand something which you know यार मतलब क्या हो रहा है लाइफ में,
मतलब मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ वगैरह, राइट. अभी जो आपने ट्रैवल का बताया, सो इट्स लाइक लास्ट 4-5 मंथ्स आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रैवलिंग सो मच कि मैं एक वीकेंड पे मेरी वाइफ से वही बात कर रहा था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर में हुई नहीं, ये बालकनी में बैठ के चाय पिए हुए है कितने दिन हो गए. और एज अ गुजराती, मतलब पहले मैं नहीं पीता था चाय, बट अब मैं बहुत चाय पीता हूँ बिकॉज मेरी मम्मी पापा और वाइफ के साथ बैठ के चाय पीने का मुझे अच्छा लगता है. बट लाइक यू आर मिसिंग दोज थिंग्स, राइट. करेक्ट. अब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई मैं कैसे करूँ. या तो मैं मेरे टाइमिंग को कुछ चेंज करूँ, या तो जो मौका मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लूँ, या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. यू हैव टू बी सो डेडिकेटेड. द वे वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन बिजनेस, probably we have to solve our home problems also, right. And still sometimes you may not get support also, but आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार 80% of the time she is standing with me whatever happens. Then 20% of the time when she is unable to connect with it, you have to accept it and don't expect beyond this limit, otherwise the cracks will happen, राइट. तो को फाउंडर के साथ भी सेम सिचुएशन होती है बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड फॉर दीपेश ऑल्सो, एंड सेम गोज़ विथ वाइफ ऑल्सो. बहुत डिफिकल्ट है. आप बोलोगे कि कोई फार्मूला है, मैं बोलूँगा पॉसिबल ही नहीं है. कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला पॉसिबल नहीं है. बट फॉर मी एंड दीपेश बोथ वी वर्क हार्ड. लाइक वी बोथ आर फुटबॉलर. एवरी संडे मॉर्निंग 6 to 7:30 वी प्ले फुटबॉल विद आवर फ्रेंड्स विदाउट मिस. अगर मैं मुंबई में हूँ तो खेलना ही खेलना है. अभी आज रात की भी फ़्लाइट मैंने लेट इसीलिए ली है कि मैं 1 बजे पहुँचूँगा और कल मॉर्निंग में फ़ुटबॉल के लिए 99% तो जाऊँगा ही जाऊँगा. एंड देन आई हैव 9 o'clock मीटिंग ऑल्सो. सो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू फिगर आउट आवर ओन वेज टू डू इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो कि क्या दिक्कत है. बट अगर मेरे केस में आप पूछोगे तो इन स्टार्टिंग ईयर्स आई कुड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ माई पेरेंट्स, जिसकी अपनी कुछ कीमत है. शायद वो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आया होगा विच आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट एंड वी ट्राई टू स्टेबलाइज कि अरे नहीं यार आप दो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. बट स्टिल मुझे लगता है ऐसा कि यार उस टाइम पे हम ये भी तो कर सकते थे, हम शायद साथ में ज़्यादा घूम सकते थे. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समय चला जाता है फिर आपको रियलाइज़ होती है और उसका कोई आप रिवर्स गियर है नहीं. तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होती है. बट एज़ फार एज रिलेशनशिप इज़ कंसर्न इट इज़ कम्प्लीटली अप टू इंडिविजुअल कि आप कैसे उसको मेंटेन करना चाहते हो. जैसे मेरे और दीपेश के बीच में भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इस बियॉन्ड तुम नहीं स्ट्रेच करोगे, इसके बियॉन्ड मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा. सेम गोज़ विथ माई वाइफ ऑल्सो एंड सेम गोज़ विथ आई थिंक दीपेश एंड हिज वाइफ ऑल्सो कि भाई अच्छा इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे. अभी आ गया, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. अभी जैसे जब लेनदेन क्लब स्टार्ट हो रहा था, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम हाउस एंड ऑल. अब क्योंकि मैंने फर्स्ट बिज़नेस किया था और जब उसको एंड किया था कुछ टाइम के लिए बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे. फिर जब जॉब ज्वाइन कर ली, कंसल्टिंग का काम मैं करने लगा तो नॉर्मल हो गया था. बट अ पैच वॉज वेरी बैड फॉर 6 months. सो माई वाइफ वॉज वेरी वरीड जब मैं इसके प्रिपरेशन पे काम कर रहा था. इसलिए नहीं कि कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल है, बट इसलिए कि यार पहले ही एक बार हो चुका है एंड दैट टाइम आई वॉज न्यूली मैरिड. तो आफ्टर मैरिज 6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम आ गई थी एंड इट वॉज अ बैड टाइम. दो शी अंडरस्टूड एवरीथिंग वेंट वेल, बट प्रॉब्लम तो हुई. सो शी वॉज स्केप्टिकल कि तुम इस बार ऐसा कोई डिसीजन नहीं लोगे, पहले कोई स्टेबिलिटी आएगी, पैसे आएंगे, फंड रेज होगा, सैलरी आएगी, उसके बाद ही तुम डिसीज़न लोगे. बट आई वॉज डिटरमाइंड कि ये करना तो पड़ेगा. देखो 2 नाव में आप सवार नहीं हो सकते हो, आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड दैट बिकम अ पॉइंट ऑफ big issue between both of us for couple of months and all. Today she definitely admires it कि भाई ठीक है तूने पुश किया और डिसीजन लिया. बट एट द सेम टाइम मैं भी समझता हूँ कि यार उस टाइम पे तुम्हारे माइंड पे क्या चल रहा होगा कि ऑलरेडी 1-2 बार स्ट्रगल हो चुकी है, वापस से ऐसा कोई डिसीजन आ रहा है और हमें पता नहीं कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, रेगुलेशन आएगा नहीं आएगा. सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट सो मैनी problems she would have gone through and she still was there for 80% of the situation. I have to just take care of the 20% of the situation. अगर वो हो गया, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको relationships पे impact आता है. Dipesh has got 1-year-old kid. Wow. And he spends enough time. टाइम चुराना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है. आप जब यहाँ पे हो तो यहाँ फुल्ली हो,
आप जब वहाँ पे हो तब वहाँ फुल्ली हो। सो ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये आजकल लोग जो बहाना देते हैं, अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम होता तो है नहीं, निकालना 100%. पड़ता है। So we do so much of work. I travel so much. I या still play football also regularly, and I spend enough time with family also. मेरे हिसाब से enough है, शायद उनके हिसाब से ना हो, No, but no, it's- still we find good Wow. enough. वाह। सो ये ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन हुआ है आपके साथ। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी जो पब्लिक होगी वो शायद आपको वापस देखना चाहेगी। दे विल आस्क फॉर अ पार्ट 2। वी आर होपिंग द सेम। सो थैंक यू सो मच, आप आए हमारे चैनल पे। Thanks. एंड दोस्तों, आपने इससे क्या सीखा कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन लगा है। लेन देन क्लब का जो चीज़ें रहेंगे वो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में, आपको वेबसाइट का एड्रेस एंड बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी। एंड तब तक सीखते रहिए, लर्न करते जाइए, ग्रो करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।